दोस्तों, पहले एपिसोड में आप लोगों ने सुना महाराजा राजा भोग अपनी 15वीं विद्या प्राप्त कर चुके हैं, लेकिन उनका दोस्त नाई छल कपट से उस 15वीं विद्या से महाराजा भोज को तोता बना देता है। अब आगे हम कहानी में देखेंगे कि महाराजा भोज क्या अपने असली रूप में आ सकते हैं कि नाई ही राजा बना रहेगा। कैसे उनकी पत्नी महाराजा भोज को इस तोते के रूप से क्या महाराजा भोज के रूप में ला सकती हैं, आगे की कहानी में हम सुनते हैं। सभी दोस्तों को हमारी इस कहानी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत व अभिनंदन है। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन का बटन ऑन करें। इसी तरह से हम एक अच्छी कहानियाँ, जानकारियाँ अपने चैनल पर लाते रहते हैं। सबकी नोटिफिकेशन आप तक पहुँचती रहे। राधे राधे, जय श्री राम। दोस्तों, चलिए आगे की कहानी सोचते हैं। नाई कहता है महाराज से, नाई, मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ? मैं आपको मूर्ख नजर आता हूँ क्या, जो अपने शरीर में वापस जाऊंगा? बड़ी मुश्किल से राजा बनने का मौका मिला है। इस अवसर को मैं छोड़कर नहीं जा सकता। और आप तो एक तोता हो, भला आप मेरा क्या बिगाड़ सकते हो? मैं यह शरीर किसी भी हालात में नहीं छोड़ूंगा। अब मैं भी वह सारे सुख भोगूंगा जो एक राजा प्राप्त करता है। अब नाई अपने रास्ते का आखिरी कांटा हटाने के लिए उस तोते को पत्थर से मारने के लिए भागा जिसमें राजा भोज के प्राण बसे थे। तोता बेचारा क्या करता, जान बचाकर भागा और दूर तक एक पेड़ से दूसरी टहनी पर, दूसरी पेड़ से तीसरी टहनी पर बैठकर नाई को देखने लगा और उदास मन से सोचने लगा कि जिस साथी पर मैंने इतना भरोसा किया, उसी ने मेरे साथ इतनी बड़ी गद्दारी कर दी। अब क्या कर सकता हूँ? और तोता बैठा बैठा रोने लगा। इस कदर उसके आंखों से आंसुओं की धार बहने लगी। यह मेरे साथ मेरे दोस्त ने क्या कर गया? इधर नाई, जो कि राजा भोज के शरीर में था, लकड़ियाँ और फूल को इकट्ठा किया और अपने नाई के अचेत शरीर को जलाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। नाई ने छल द्वारा खुद को तो राजा बना लिया था, लेकिन राजा भोज बेचारे तोता बनकर उसी बियावान जंगल में भटकते रहे। धोखेबाज नाई रात दिन पैदल सफर करता हुआ राजा भोज की नगरी के द्वार पर जा पहुंचा। वहां मौजूद पहरेदारों ने जैसे ही राजा भोज को देखा, उन्होंने तुरंत इसकी सूचना दरबार में पहुंचाई। यह संदेशा सुन दरबार के सभी मंत्रीगण व अन्य सदैव प्रसन्नता से व्याकुल हो बैठे। बैंड बाजा, फूल माला, अंदर अन्य आदर सम्मान की सामग्री लेकर अपने राजा का भव्य स्वागत करने के लिए द्वार पर पहुंच गए। परिणाम स्वरूप यही हुआ, कोई भी व्यक्ति उन्हें नहीं पहचान पाया कि यह असल में राजा भोज हैं या कोई और। राजा का खूब जोरों शोरों से स्वागत किया गया। उनके आने की खुशी में स्वागत में महल को एक सुंदर दुल्हन की तरह सजा दिया गया। पूरे राज्य में सूचना पहुंचा दी गई कि महाराजा अपना जरूरी कार्य निपटाकर 12 वर्षों बाद अपनी नगरी में वापस लौटे हैं। चूंकि नाई महल में मौजूद सभी मंत्रीगण और अन्य सदस्यों को पहले से ही जानता था, इसीलिए उसे उनके साथ विचार विमर्श करने में किसी भी उलझन का सामना नहीं करना पड़ा। सभी लोग इतने लंबे समय के बाद अपने राजा से विचार विमर्श कर काफी प्रसन्न थे। दरबार में सभी जन से अच्छी तरह मिलजुल कर राजा भोज, जो कि असल में नाई था, पहले की महल की तरफ वह चल दिया। महल के द्वार पर पहुंचा तो वहां काफी सुंदर छब की नौकरानियां उनका स्वागत करने के लिए अपने हाथों में आरती की थाली और फूल लिए खड़ी थी। लेकिन राजा बना
नाई रानी को वहां मौजूद न देखकर बोला, रुक जाओ दासियों, हम तब तक अंदर नहीं आएंगे जब तक कि हमारी रानी सत्यवती हमारा स्वागत करने नहीं आ जाती। राजा का आदेश सुन तुरंत रानी सत्यवती को बुलाया गया। रानी सत्यवती अपने हाथों में आरती की थाली लेकर वहां चली आई, किंतु रानी सत्यवती वहां आकर चुपचाप एक तरफ खड़ी हो गई। तब राजा भोज बना नाई ने कहा, क्या बात है रानी, क्या आप हमें देखकर खुश नहीं हैं? हम इतने वर्षों बाद आपके पास वापस लौटे हैं। नज़दीक आइए, हमारी आरती करिए और खुशी खुशी हमें अपने कक्ष में लेकर चलिए। सत्यवती, महाराज, मैं आपकी आरती भी करूंगी और खुशी खुशी आपको हमारे कक्ष में भी लेकर चलूंगी, किंतु आप पहले हमें यह बताइए, जब आप जरूरी कार्य से जा रहे थे तब हमें क्या कहकर गए थे? राजा बना नाई, रानी, ऐसी बेवकूफ़ भरी बातें आप पर शोभा नहीं देती। भला 12 वर्षों पहले की छोटी मोटी बातें याद थोड़ी रहती है। आप आइए, हमारी आरती करिए। सत्यवती, कभी नहीं, पहले आप हमें उस वार्ता का परिचय दीजिए, तभी हम आपको अंदर आने की अनुमति दे सकते हैं। राजा बने नाई ने मन ही मन यह सोचा, यह रानी तो बहुत ही तेज और उलझी हुई लगती है, यहाँ तो दाल गलने वाली नहीं है। फिर नाई ने अपना रुख भानुमती के महल की तरफ कर लिया। जब नाई रानी भानुमती के महल के द्वार पर पहुंचा तो देखा कि भानुमती पहले से ही राजा के स्वागत के लिए आरती का थाल लेकर खड़ी थी। वह राजा को इतने लंबे समय के बाद देखकर काफी प्रसन्न थी। उसने खुशी खुशी उसकी आरती की और अपने कक्ष में लेकर गई। रानी भानुमती के महल में नाई ने खूब सुख सुविधाओं का आनंद उठाया। धीरे धीरे आधी रात हो गई। भानुमती को तो नींद आ गई, किंतु नाई को कहाँ नींद आने वाली थी। अब उसके जहन में एक ही डर बैठा जा रहा था, एक चिंता सताए जा रही थी। वह चिंता थी उस तोते की, क्योंकि उस तोते में खुद राजा भोज बसे थे, जो मनुष्य की भांति बोल सकते थे। अब उसका यही डर था कि कहीं वह तोता उड़ता उड़ता नगरी तक न आ पहुँचे, कहीं मेरे सारे भेद न खुल जाए। इस समस्या से निदान पाने के लिए नाई एक खतरनाक योजना बनाने लगा। यहाँ तो नाई अपने बुद्धि का परिचय देते हुए योजना पर योजना बनाने लगा। दूसरी तरफ राजा भोज, जो बेचारे अभी भी एक तोता बनकर उसी बियावान जंगल में भटक रहे थे। तो आइए अब एक नज़र डालते हैं उस तोते पर, जो बेचारा भूख और प्यास के कारण इधर उधर भटक रहा था। तोता पानी की तलाश में भटकने लगा। आखिरकार वह एक बावड़ी पर पहुंचा, जहां पर 99 तोते पहले से ही रहते थे। 99 तोतों ने देखा आज बावड़ी पर एक नया ही तोता आया है और कुछ ज्यादा ही प्यासा है। बेचारा पानी पिए ही जा रहा है, पिए ही जा रहा है। उस नए तोते को देख सारे तोते खुश हो गए और आपस में बात करने लगे कि चलो इससे दोस्ती करते हैं। अगर यह हमारा दोस्त बन गया तो हम पूरे 100 तोते हो जाएंगे। फिर सारे तोते राजा भोज बने तोते के पास आ गए और अपने तोतिया भाषा में राजा भोज से बात करने लगे, हाल चाल पूछने लगे। चूंकि राजा भोज 15वीं विद्या निदान थे, तो वह तोतों की भी भाषा जानते थे। राजा भोज ने उन्हें तोतिया भाषा में बताया कि देखो दोस्तों, मैं अकेला हूँ और मेरा कोई परिवार भी नहीं है। मैं दुनिया भ्रमण के लिए निकला हूँ। अब जब आप सब मुझसे दोस्ती करना चाहते हो तो मैं भी तैयार हूँ। मैं आप सबके साथ ही रहूँगा,
सारे तोते बहुत ही खुश हुए और हंसी खुशी सब एक साथ रहने लगे। अब प्रतिदिन राजा भोज उन्हें अच्छी अच्छी बातें बताते और किस्से कहानियां सुनाते। इस कारण सभी तोते सोचते कि यह तोता बहुत ही समझदार है। इसके आने के बाद हमें पानी की तलाश में भी नहीं भटकना पड़ता। यह हमें उसी जगह लेकर जाता है जहां पानी तैयार मिलता है। इस कारण सभी तोते राजा भोज की इज्जत करने लगे। और एक दिन ऐसा भी आया जब सारे तोतों ने मिलकर राजा भोज को अपना मुखिया, अपना प्रधान घोषित कर दिया। अब राजा भोज उन तोतों के साथ जुड़ गए तो उन सब का समय अच्छा से गुजरने लगा, क्योंकि एक 15 विद्या निदान तोता उनके बीच मौजूद था, जो किसी भी समस्या को आने से पहले ही भांप लेता था। उसके रहने से सभी तोते सुरक्षित महसूस करने लगे। लेकिन अब इन सभी तोतों के आगे आने वाली थी एक ऐसी समस्या जिसने उन्हें बन बन भटकने और अपनी जान बचाकर भागने पर मजबूर कर दिया। यहाँ राजा भोज बने नाई की योजना बनकर तैयार हो चुकी थी। उसने अपने राज्य में घोषणा करवाई कि सभी मंत्रियों से कह दो, महाराजा का हुक्म है, तुरंत सभा लगाई जाए। महाराज की घोषणा सुनते ही सभी मंत्रीगण, द्वारपाल, सेनापति और रानियां दौड़कर चले आए। जब सभी सभा में मौजूद हो गए तो राजा ने आदेश दिया कि जहां तक हमारे राज्य की सीमा है वहां तक प्रजा जनों में यह संदेश भिजवा दो कि राजा का हुक्म है, जो भी नर नारी, बूढ़ा जवान तोता मारकर मेरे पास लाएगा, उसे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का दिया जाए। जो 2 लाएगा उसे 2, जो 10 लाएगा उसे 10, जो 50 लाएगा उसे 50 सोने के सिक्के दिए जाएंगे। राजा का यह हुक्म सुनकर सभी दरबारी अचंभित रह गए कि यह राजा को क्या हो गया है, अचानक तोते मरवाने का आदेश दे रहे। किंतु सभी केवल सोच सकते थे, कुछ पूछ नहीं सकते थे, क्योंकि यह आदेश खुद राजा भोज का था। पर जो भी हो, जैसे ही हो, यह समाचार प्रजा जन में पहुंचा तो सभी निठल्ले लोग तोते पकड़ने निकल लिए। शाम तक कोई एक तोता लेकर दरबार में आ रहा था तो कोई 2, कोई 10, कोई 20, जितनी संख्या में तोते लाता उसे उतने ही सोने के सिक्के दिए जाते थे। अब यह समाचार धीरे धीरे आसपास के नगरों में भी फैल गया कि फला राजा एक तोता मारने के बदले में एक सोने का सिक्का दे रहा है। बेचारे तोते समझ नहीं पा रहे थे कि हमारा कसूर क्या है, हमें क्यों मारा जा रहा है। अब यह समाचार धीरे धीरे राजा भोज के भी पास पहुंच गया कि राजा नाई ने तोते मरवाने का हुक्म दिया है। वह चौकन्ना हो गया और सभी 99 तोतों को बुलाकर बोला, होशियार हो जाओ, मुसीबत हम पर भी आने वाली है। सभी तोते बेचारे डरे सहमे राजा भोज बने तोते पर आस लगाए बैठे रहे और बोले, प्रधान जी, हमें तो आप जैसा सुझाव देंगे हम उसी का पालन करेंगे, कृपया आप ही हमारा मार्ग तय करें। राजा भोज पर अब 99 तोतों की सुरक्षा का भार था। वह अपनी चतुराई से उन सभी दोस्तों को बचाते रहे, लेकिन होनी कुछ ही और मंजूर थी। एक दिन सभी 100 तोते रात के समय पेड़ पर बैठे मंत्रण कर रहे थे, विचार विमर्श कर रहे थे। तभी उनमें से एक तोते ने देखा एक शिकारी अपने कंधों पर धनुष बाण एवं कमर पर तरात बांधे और हाथ में बोरा लिए उनकी दिशा में बढ़ा चला आ रहा था। उसने तुरंत अपने प्रधान यानी राजा भोज को इसकी सूचना दी। शिकारी को यूं ही आता देख राजा भोज ने तुरंत एक योजना बनाई और सभी तोतों को समझाया, देखो, उड़ने की गलती बिल्कुल भी मत करना,
क्योंकि इसके हाथ में धनुष और बाण है। अगर हमने उड़ने की कोशिश की तो हम में से 2, 3 या 4 तो जरूर मारे जाएंगे। इसलिए जैसा मैं कहूँगा वैसा ही करना। सभी डरे, सहमे, भयभीत तोतों ने तुरंत हामी में अपना सिर हिलाया। फिर राजा भोज उन्हें अपनी रणनीति समझाते हुए देखो पहले यह शिकारी पेड़ के पास जाएगा और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर प्रसन्न हो जाएगा, जिसके परिणाम स्वरूप यह लालच में सारे तोते पकड़ने की सोचेगा ही कि सारे तोते एक ही साथ पकड़ ले, जिसके लिए यह हम पर बाण तो नहीं चलाएगा, क्योंकि बाण चलाने से वह 2 या 3 तोते को ही पकड़ सकता, बाकियों को नहीं। तो अब आप सबको एक नाटक करना होगा जिससे शिकारी सोचे कि यह तो पहले से ही मरे हुए हैं। कहने का मतलब यह है, आप सब अपनी गर्दन इस कदर लटका दो जिससे ऐसा प्रतीत हो जैसे हम सब मरे हुए हैं। फिर शिकारी ऊपर पेड़ पर चढ़ेगा और हमें एक एक करके नीचे गिराएगा। तब आप लोग एक बात का विशेष ध्यान रखना कि जैसे ही शिकारी एक तोते को नीचे पटकेगा वैसे ही आवाज आएगी पट, फिर दूसरे को पटकेगा तो आवाज आएगी पट, फिर तीसरे को पटकेगा तो आवाज आएगी पट। पट की आवाज को गिनते रहना, क्योंकि धीरे धीरे वह हम सबको नीचे पटकता रहेगा और जैसे ही पट की 100वीं आवाज पूरी हो जाए तब सारे एकदम से एक साथ उड़ जाना। इससे फायदा यह होगा कि उस वक्त शिकारी तो पेड़ पर होगा और हम सब भागने में कामयाब हो जाएंगे और इस वक्त उसके पास धनुष बाण भी नहीं होगा। सभी तोतों ने कहा, ठीक है प्रधान जी, आप। और सभी तोते पेड़ की टहनियों पर ऐसे गर्दन लटकाकर लेट गए जैसे सभी तोते मरे हुए हैं। अब शिकारी पेड़ के पास पहुंचता है और एक ही पेड़ पर इतने सारे तोते देखकर काफी प्रसन्न हो जाता, क्योंकि इतने सारे तोते उसे बड़ा धनवान बना सकते थे। वह मन ही मन भगवान को धन्यवाद कहते हुए बोला, भगवान तो कितना दयालु है, मुझे एक ही जगह इतने सारे तोते मिल गए, वह भी मरे हुए। मुझे हत्या भी नहीं करनी पड़ेगी और ढेर सारे सोने के सिक्के भी मिल जाएंगे। शिकारी ने अपने धनुष और बाण को बोरा नीचे रखा और पेड़ पर चढ़ गया। प्रसन्नता से व्याकुल शिकारी एक एक कर तोते को नीचे पटकने लगा। शिकारी अपना कार्य शुरू कर चुका था। वह एक एक कर सभी तोतों को नीचे पटकने लगा। जैसे ही एक तोता नीचे गिरता पट की आवाज होती, सभी तोते उस आवाज की गिनती करने लगे। आवाज की गिनती 99 तक पहुंच गई थी। अंत में बचे थे राजा भोज, जिनको शिकारी नीचे फेंकने ही वाला था कि उससे पहले शिकारी का दरात धरती पर आ गिरा। अब 100 की गिनती पूरी हो चुकी थी। अंतिम आवाज सुनते ही सभी नीचे पड़े तोते फुर्र से उड़ गए, लेकिन शिकारी के हाथ में रह गए राजा भोज। चूंकि राजा भोज प्रधान थे, इसलिए वह सबसे ऊंची टहनी पर बैठे थे। बाकी 99 तोते उड़ चुके थे, लेकिन राजा भोज बना तोता शिकारी के हाथ में लग चुका था। शिकारी तोतों की चतुराई से काफी गुस्से में था। ऐसे धोखे की रासलीला देखकर वह आग बबूला हो गया था। शिकारी राजा भोज बने तोते को बोला, मेरे साथ तूने यह इतना बड़ा धोखा किया है, लेकिन मैं तुझे अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा। कम से कम मुझे एक सोने का सिक्का तो मिलेगा। शिकारी पेड़ से नीचे उतरा और राजा भोज बने हुए तोते को अपने हाथों में पकड़ नगरी की तरफ चल दिया। चलते चलते रास्ते में तोते ने कहा, शिकारी भाई,
शिकारी इधर उधर देखने लगा और बोला, मुझे किसने आवाज लगाई? चूंकि राजा भोज बना तोता मनुष्य की भांति बोल सकता था। उसने कहा, भाई मैं बोल रहा हूँ, तोता जिसे तुमने पकड़ रखा है अपने हाथों में। शिकारी थोड़ा हैरान होगा, वाह यार, तू तो हमारी जैसी भाषा बोल रहा है। तोता, शिकारी भाई तुम मुझे कहाँ ले जाओगे? शिकारी, मैं तुझे राजा के पास लेकर जाऊंगा, जहां मुझे एक तोते के बदले एक सोने का सिक्का मिलेगा। तोता, भाई तुम मुझे राजा के पास लेकर मत जाओ, इसकी जगह तुम मुझे किसी सेठ के पास लेकर चलो, मैं उस सेठ से तुम्हें 10 सोने के सिक्का दिलाऊंगा। शिकारी अचंभे में, 10 सोने के सिक्के? तोता, हाँ भाई बिल्कुल, मैं तुम्हें 10 सोने का सिक्का दिलाऊंगा। शिकारी, तो ठीक है, मैं तुझे एक अच्छे सेठ के पास लेकर चलता हूँ। तोते का चेहरे पर अब कुछ खुशी के अक्षर नजर आए। शिकारी उसे लेकर एक सेठ के पास पहुँच गया। वहाँ जाकर शिकारी बोला, सेठ जी, यह तोता मैंने जंगल से पकड़ा है, जिसे मैं आपको बेचना चाहता हूँ। सेठ, भाई भला मैं इस तोते का क्या करूँगा? इसे ले जाकर राजा को दे दे, तुझे एक सोने का सिक्का तो मिल जाएगा। शिकारी, लेकिन यह तोता कहता है मुझे राजा को नहीं अपितु किसी सेठ को बेच दो, आप खुद ही इससे बात कर लो। सेठ अचंभे में, क्या यह बोलता है? शिकारी, जी सेठ जी, यह तोता बोलता है, बहुत ही समझदारी भरी बातें करता है। सेठ, ठीक है, अंदर लेकर आ जा। फिर सेठ शिकारी व तोते को अंदर लेकर गया और बैठकर तोते से विचार विमर्श करने लगा। तोते ने कहा, सेठ जी, आप मुझे 10 सिक्कों में इस शिकारी से खरीद लीजिए, मैं इन 10 सिक्कों के बदले आपको 1 लाख सिक्कों की आमदनी करवा दूंगा। अगर आप मुझे नहीं खरीदोगे तो यह शिकारी मुझे राजा को सौंप देगा और वहाँ मुझे समाप्त कर दिया जाएगा। सेठ अचंभित था, क्योंकि एक तोता उसके सामने बैठकर इतनी समझदारी भरी बातें कर रहा है। सेठ ने तुरंत 10 सिक्के निकाले और शिकारी को दे दिए। अब तोते ने शिकारी से कहा कि शिकारी, अपने ईमान पर रहना, किसी को बताना मत कि मैंने फला सेठ को तोता बेचा है। शिकारी ने हामी भरी और खुशी खुशी अपने घर चला गया। अब सारा मामला शांत होने के बाद सेठ ने तोते से कहा, भाई तू मेरी लाखों की कमाई भला कैसे करवा सकता है? तोते ने कहा, देखो सेठ जी, मैं जैसा कहता हूँ वैसा आप करते जाओ, आपके पास धन की वर्षा होने लगेगी, कभी तुम्हारे पास धन की कोई कमी नहीं होगी। सेठ, ठीक है, बता अब मैं क्या करूं? तोते ने कुछ सोचते हुए कहा, देखो सेठ जी, कल तुम गुड़ खरीद लो, जितना भी खरीद सकते हो खरीद लो, क्योंकि 1 सप्ताह बाद गुड़ का भाव दुगना हो जाएगा। सेठ ने ऐसा ही किया और पूरे शहर का गुड़ खरीद लिया। दूसरे सप्ताह आया तो वास्तव में गुड़ का भाव दोगुना हो चुका था। उसने वही गुड़ दुगने भाव में बेच दिया। अब सेठ को दुगना मुनाफा हुआ। इस मुनाफे से सेठ बड़ा खुश था कि वास्तव में यह तोता तो बड़ा ही ज्ञानी और समझदार है। सेठ तोते को बड़े ही प्यार से रखने लगा, उसे प्रतिदिन अच्छा खाना खिलाता और उसके लिए सभी जरूरत का सामान लाने लगा। तो दोस्तों, सेठ रोज तोते से सलाह मशवरा करता और जो बात तोता कहता सेठ वही करता। तोता सेठ को सलाह देते हुए कभी रुई खरीदने के लिए कहता, कभी लोहा खरीदने को, कभी चीनी खरीदने को, मतलब धीरे धीरे सेठ की सारी तिजोरियां भरने लगी। अब सेठ बड़ा खुश था, तो एक दिन सेठ तोते से कहने लगा, तोता भाई, मैं तेरी वजह से आज माला माल हो गया हूँ, तू बता आज क्या चाहता है? मैं आज इस राज्य का सबसे बड़ा सेठ बन चुका हूँ।
सिर्फ तुम्हारी बुद्धि विवेक से। मैं तेरे लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हूँ, मैं इतना खुश हूँ। सेठ की इतनी बात सुनकर तोता उदास हो गया। सेठ ने कहा, तोता भाई तू उदास है, बता मुझे क्या बात है। धीरे धीरे तोते की आंखों से आंसू टपकने लगे, ऐसे रोने लगा पूरा दिल लुदान हो गया, पूरा एकदम पानी पानी हो गया। तोते की आंखों में आंसू देखकर सेठ ने कहा, तोता भाई मुझे माफ कर दे, मैं अपनी कमाई के चक्कर में आज तक तेरा दुख दर्द तो पूछ ही नहीं पाया, लेकिन अब मेरी वजह से मेरे पास बहुत धन हो गया है, अब तू अपने बारे में बता। तोते ने कहा, देखो सेठ जी, किसी को बताना मत, मैं अपने बारे में आपको सारी बात बताता हूँ। सेठ ने कहा, तू मेरा विश्वास कर तोते भाई, मैं किसी को नहीं बताऊंगा। तो तोते ने कहा, सेठ जी मैं वास्तव में कोई तोता नहीं बल्कि राजा भोज हूँ। फिर तोते ने बाजीगर से लेकर 15वीं विद्या तक की सारी बात सेठ को बता दी और अंत में तोते ने कहा कि यह तोता मार अभियान भी मुझे खत्म करने के लिए बनाया गया है। सेठ पूरा किस्सा सुन दंग रह गया और तोता बने राजा भोज के पैरों में गिर गया। गिरकर कहने लगा, महाराज मुझे माफ कर दो, मुझसे इतनी बड़ी गलती हुई, मैंने इतने बड़े महाराज को एक नौकर की तरह रखा, कृपया मुझे क्षमा करें और मेरे लायक कोई सेवा हो तो मुझे अवश्य बताएं। तोते ने कहा, आपकी कोई गलती नहीं, यह तो मुझे मेरे कर्मों का दंड मिल रहा है, लेकिन आप कुछ कर सकते हो तो मुझे किसी भी तरीके से एक बार छुपाकर रानी सत्यवती के पास पहुंचा दो तो आपकी बड़ी कृपा होगी। सेठ, ठीक है महाराज, मैं किसी भी तरीके से आपको रानी सत्यवती के महल तक जरूर पहुंचाऊंगा, चाहे मुझे कितने भी खतरों का सामना क्यों ना करना पड़े। सेठ अपने वचन अनुसार राजा भोज बने तोते को रानी सत्यवती से मिलाने के लिए काफी आतुर था। फिर एक दिन उसने योजना बनाई और तोते को अच्छी तरह छुपाकर राजा भोज की नगरी की तरफ चल दिया। 2-4 दिन पैदल की यात्रा करने के बाद वह राजा भोज की नगरी में पहुंच गया और रानी सत्यवती के महल के बाहर जाकर बैठ गया, क्योंकि यह महल इतना गंभीर था कि वहाँ हर किसी के इसके बारे में बात नहीं कर सकता था। सेठ को फूंक फूंक कर अपने कदम रखने पड़ रहे थे, लेकिन सेठ करे तो करे क्या करे, महल के अंदर जाना उतना ही मुश्किल था जितना कि एक गरीब आदमी का राजा से मिलना। सेठ महल के बाहर बैठकर उम्मीद लगा बैठा था कि भगवान एक रास्ता जरूर निकालेगा। अचानक सेठ ने देखा कि एक नौकरानी महल से बाहर आई। सेठ ने तुरंत अपना दिमाग दौड़ाया कि आगे का काम यही नौकरानी ही कर सकती। वह भागा और तुरंत उस नौकरानी के पास जा पहुंचा। सेठ नौकरानी से, बहन कृपा आप मेरा एक कार्य कर दीजिए, मुझे किसी भी तरह एक बार रानी सत्यवती से मिलवा दीजिए। दासी गुस्से में, क्या रानी सत्यवती से मिलवा दूं? हमारी रानी के इतने भी बुरे दिन नहीं आए कि वह आ रहा चलते ऐरे गहरे किसी से भी मिल ले। जाओ, चले जाओ यहाँ से। सेठ नौकरानी, आप किसी भी तरह से यह समाचार रानी को पहुंचा दो कि एक सेठ बहुत दूर से पैदल यात्रा करते हुए एक बहुत बड़ी गंभीर समस्या लेकर आपसे मिलने आया है। इसके बदले मैं आपको 50 सोने का सिक्का दूंगा। 50 सोने के सिक्कों के नाम से नौकरानी के चेहरे पर चमक आ गई। उसने मन ही मन सोचा, इतने से काम के 50 सोने के सिक्के मिल रहे हैं, मिलवा देती हूँ, मेरा क्या लगता है। नौकरानी, लाओ सेठ, पहले मुझे 50 सोने के सिक्के दो।
तभी मैं रानी के पास जाकर आपका समाचार पहुंचाऊंगी। सेठ ने तुरंत उसे 50 सोने का सिक्का थमा दिया। सिक्के अपने पल्लू में बांध वह दौड़ती हुई रानी सत्यवती के पास गई और रानी से बोली, महारानी, एक सेठ बहुत दूर से पैदल सफर करते हुए आपसे मिलने आया है। शायद बेहद ही गंभीर समस्या पर विचार करना चाहते हैं। यदि आप आज्ञा दे तो मैं उसे बुलाऊं। रानी सत्यवती, ठीक है दासी, उसे हमारे पास लेकर आओ। दासी भागी गई और सेठ को रानी सत्यवती के महल के भीतर ले गई। जब सेठ रानी के पास पहुंचा तो रानी ने देखा कि सेठ की आंखें छलक रही थी। उसने हाथ जोड़कर रानी से विनती करी कि रानी, केवल 1 मिनट में आपसे अकेले में वार्ता करना चाहता। रानी सत्यवती एक कोमल हृदय की महिला थी। किसी अनजान व्यक्ति की आंखों में पानी देख उसका मन पसीजने लगा था। रानी ने तुरंत सभी दासियों पहरेदारों को बाहर जाने का आदेश दिया। जैसे ही सब बाहर गए, सेठ अपनी चादर हटाए और तोता बने राजा भोज को बाहर निकाला और बोला, महारानी, यह कोई और नहीं बल्कि स्वयं राजा भोज हैं। किसी अनजान के मुख से ऐसे शब्द सुनते ही रानी का हृदय जोर जोर से धड़कने लगा। वह इसे पहेली को समझ नहीं पा रही थी कि राजा भोज, वह भी एक तोता, कैसे? रानी के हृदय में सवाल बढ़ते जा रहे। एक क्षण के लिए वह मौन हो चुकी थी। फिर सेठ ने धीरे से कहा, रानी, आप इन्हें संभालिए। मेरा कार्य यहीं तक समाप्त होता है। बाकी की सारी दास्तां, सारी बातें स्वयं राजा भोज जो तोता आपको बता देंगे। रानी अपने हृदय को फराहती हुई बोली, रुको सेठ, जब तक यह सिद्ध नहीं हो जाता कि यह राजा भोज हैं, आप यहीं रहेंगे। यदि आपकी बात सच साबित हुई तो राजा भोज के आने की खुशी में आपके नाम पर एक भव्य समारोह किया जाएगा, और यदि आप इसे हमारे साथ कोई मजाक कर रहे हैं तो आपको ऐसा दंड दिया जाएगा जिसकी कल्पना आपने कभी अपने सपने में भी नहीं सोची होगी। रानी और सेठ की इतनी बातें सुनकर उस पीछे बैठे तोते ने धीरे से कहा, रानी, क्या आज भी आपके पास हमारी मूछ का बाल सुरक्षित रखा है? यह कथन सुनते ही रानी बोलती हैं एकदम सुन्न पड़ गई और धीरे धीरे अपनी नजरें उस तोते की तरफ घुमाई जिसकी आंखों से जिज्ञासा के आंसू बह रहे थे। अपने स्वामी से इतने वर्षों बाद मिलकर इस अवस्था में उनसे मिले थे, उन्हें गले लगाकर रानी फूट फूट कर रोने लगी। रानी ने सेठ का तहे दिल से धन्यवाद दिया और उन्हें मेहमानगिरी में ठहरने को कहा। रानी ने बंदियों को बुलाकर आदेश दिया कि यह सेठ हमारे शाही मेहमान हैं, इन्हें किसी भी तरह की समस्या नहीं होनी चाहिए। सेठ ने मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया और मेहमानगिरी की ओर चल दिए। अब रानी को राजा भोज तोते ने अपनी सारी दास्तां सुना डाली कि कैसे नाई ने उनके साथ इतना बड़ा धोखा किया। रानी ने भी उनके महल में आने के पश्चात राजा भोज तोते को उसकी सारी कहानी सुनाई और बोली, महाराज, ये तो मैं उसके महल में आते ही समझ गई थी कि यह बहरूपिया कोई और है, मेरे महाराज नहीं हो सकते, क्योंकि मैंने उससे आते ही वह निशानी मांगने को कहा जो आप मुझे सौंप पर गए थे, जिसे देने में असमर्थ हो गया और नए नए बहाने बनाने लगा। इतनी वार्ता करने के बाद रानी सत्यवती बोली, महाराज, आप एक 15 विद्या निदान शासक हैं, तो कृपया आप ही इस समस्या का समाधान भी करिए। दोस्तों, नाई कितना भी चालाक क्यों ना हो, वह केवल 15वीं विद्या जानता था, किंतु राजा भोज पूरी 1 से लेकर 15 विद्या तक सभी जानते थे। अब असली राजा भोज को रानी सत्यवती का साथ मिल चुका था
उन्होंने इस दुख से छुटकारा पाने के लिए गंभीर योजना बनाई और रानी सत्यवती से बोले, राजा भोज तोता, देखो रानी, केवल सेठ और आपको ही मालूम है कि मैं महल में आ चुका हूँ और किसी को भी इसकी सूचना नहीं है और ना ही मिलनी चाहिए। अब जो मैं आगे कहूँगा आपको वही करना होगा। रानी सत्यवती, जी महाराज, आप जैसा कहेंगे मैं वैसा ही करूँगी। कृपया आप मुझे आगे की योजना बताइए। राजा भोज जो तोता बने थे, रानी, सबसे पहले आप सैनिकों से कहकर एक मरा हुआ बकरा मंगवाइए और एक दासी से कहकर नाई के पास संदेशा भिजवाइए जिसमें आप उसे माफ़ी मांगते हुए महल में आने का आग्रह करना चाहती हैं और मुझे किसी ऐसे स्थान पर छुपा दीजिए जहां से केवल मैं आपको देख सकूं, आप लोग मुझे ना देख सकें। रानी सत्यवती राजा भोज की पूरी योजना अच्छी तरह से समझ चुकी थी। फिर उसने योजना अनुसार एक दासी को बुलाया और उसके द्वारा रानी ने राजा भोज बने नाई तक एक संदेशा भिजवाया जिसमें रानी राजा नाई से माफ़ी मांगते हुए अब उन्हें महल में बुलाना चाहती हैं। दासी रानी का संदेश लेकर तुरंत राजा बने नाई के पास गई जो रानी भानुमती के महल में विश्राम कर रहा था। वहां जाकर दासी राजा नाई से बोली, महाराज, रानी सत्यवती ने आपको याद किया है। वह अपने कर्मों पर पश्चाताप करते हुए आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं। रानी ने आपके साथ सभी मंत्रीगण को भी आमंत्रित किया है ताकि वह सबके सामने आपसे माफ़ी मांग सकें। कृपया अब आप चलिए। रानी आपकी आरती करते हुए महल में आपका भव्य स्वागत करना चाहती। यह सारी बात दासी ने राजा बने नाई को हाथ जोड़कर कह डाली। राजा नाई, आखिरकार रानी सत्यवती को अकल आ ही गई। ठीक है, जाकर रानी से कह दो हम शीघ्र ही समस्त मंत्रीगण के साथ महल में पधार रहे हैं। हमारे स्वागत की तैयारी करो। रानी सत्यवती को पूरा विश्वास था कि इस संदेश के साथ राजा नाई जरूर आएगा, इसलिए रानी ने तोता बने राजा को एक कपड़े से ढककर कक्ष के रोशनदान में छुपा दिया ताकि तोता वहां से सारा दृश्य देख सके। इस कार्य से निजात पाकर रानी राजा नाई बने मंत्रियों की आने की प्रतीक्षा करने लगी। थोड़ी देर बाद रानी ने देखा नाई समस्त मंत्री गणों के साथ महल की ओर पधार रहा है। राजमहल के द्वार पर पहुंचते ही रानी ने अपने ऊपरी मन से राजा नाई की आरती की और हाथ जोड़कर कहने लगी, महाराज, मैं आपकी गलती पर अति शर्मिंदा हूँ और जो मैंने आपको महल में प्रवेश करने से रोका, किंतु आप यह भली भांति जानते हैं कि मैं एक पतिव्रता स्त्री हूँ। इस कारण मुझे फूंक फूंक कर कदम रखने पड़ते हैं। कृपया अब आप मुझे क्षमा का दान दे दो। अपनी बात को आगे बढ़ाती हुई रानी बोली, महाराज, मैं आपकी बात से सहमत हूँ कि इतनी पुरानी बातें याद थोड़ी ही रहती है, लेकिन मैं आपको याद दिलाना चाहती हूँ कि जब आप 15वीं विद्या सीखने जा रहे थे तब आप मुझे निशानी के तौर पर कहकर गए थे कि रानी सत्यवती, मैं जब भी 15वीं विद्या सीख कर वापस आऊँगा सबसे पहले इसका चमत्कार आपको ही दिखाऊंगा, तो आप समझ जाना कि मैं ही राजा भोज हूँ। लेकिन महाराज, वापस आने के बाद आपने मुझे कोई भी चमत्कार नहीं दिखाया, जिस कारण मुझे आपके साथ ऐसा व्यवहार करना पड़ा। इसीलिए महाराज, मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ कि सभी के सामने अपनी 15वीं विद्या का चमत्कार दिखाइए ताकि मैं अपने महाराज पर गर्व कर सकूं। इतनी वार्तालाप के बाद राजा नाई मन ही मन प्रसन्न हो गया। वह खुद भी सबके सामने
अपनी विद्या दिखाने के लिए आतुर था, लेकिन उसे इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं था कि असली राजा भोज वहाँ मौजूद होकर उसकी सारी रास लीला देख रहे हैं और केवल उस एक मौके की तलाश में बैठे थे जब नाई एक क्षण के लिए राजा भोज के शरीर से बाहर निकले। राजा: नाई: ठीक है रानी, बताइए क्या देखना चाहेंगी आप? रानी ने तुरंत अपने नौकरों को से कहकर उस मरे हुए बकरे को मंगवाया। रानी के आदेशानुसार नौकर मरा हुआ बकरा लेकर आए और उसे राजा नाई के सामने पटक दिया। रानी: महाराज, मैं चाहती हूँ कि आप एक बार अपने प्राण इस मरे हुए बकरे में डाल लें, इसे जीवंत कर अपनी विद्या का परिचय दें। राजा नाई: ठीक है, इसमें कौन सी बहुत बड़ी बात है, यह तो मेरे बाएं हाथ का खेल है। नाई मन ही मन मंत्र पढ़ने लगा और कुछ ही क्षण बाद राजा का शरीर प्राणहीन होकर जमीन पर गिर गया और मरा हुआ बकरा जीवंत हो उठा। अब नाई के प्राण बकरे में बस चुके थे। उधर रोशनदान में बैठा तोता, राजा भोज इसी एक क्षण की तलाश में थे। उन्होंने भी तुरंत मंत्र पढ़े और अपने प्राण खुद के यानी राजा भोज के शरीर में डाल दिए। फिर तोता प्राणहीन होकर गिर गया। वहां मौजूद समस्त जन अचंभे में थे। यह हो क्या रहा है? कैसी रासलीला हो रही? अचानक राजा भोज ने कहा, जो कि अपने असली रूप में आ चुके थे। राजा भोज, बेड़ियां लाओ, मोटी मोटी जंजीरें लेकर आओ, इस बकरे को अच्छी तरह से बांधो ताकि यह भाग ना पाए। राजा का आदेश सुन तुरंत बेड़ियां लाई गई और बकरे को अच्छी तरह से बांध दिया गया। मामला शांत होने के बाद राजा भोज ने अपनी सारी आप बीती वहाँ मौजूद समस्त मंत्री गणों को सुनाई और कहा, भला हो इस सेठ का जिसने मेरी काफ़ी मदद की और अच्छाई का साथ दिया। राजा की बात सुन सभी मंत्रीगण बोले, महाराज हमें क्षमा करें जो हम इस नकली राजा को पहचान न सके, किंतु हमें इस पर संदेश तभी हो गया था जब इसने तोता मार अभियान चलाया था। कृपया अब आप ही इसकी सजा मुकर्रर करें। राजा भोज, इसके लिए मृत्युदंड पर्याप्त नहीं है, इसे हम ऐसी सजा देंगे जिससे यह सारी जिंदगी पछताता रहेगा। इस बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया जाए और समस्त प्रजाजन में यह घोषणा करा दी जाए कि राजा का आदेश है, जो भी प्रजाजन नगरी से बाहर जाएगा वह इसके पर 5 जूते मारकर ही जाएगा और कोई अंदर आएगा वह भी 5 जूते मारकर ही आएगा। ऐसा ही हुआ। बकरे को नगरी के मुख्य द्वार पर बांध दिया गया और वहां पहरेदार बैठा दिए गए। पहरेदार को सख्त आदेश दे दिया गया कि कोई भी आए या जाए इसे 5 जूते मारे बगैर नहीं आ जा सकता। इधर राजा भोज ने मरे हुए तोते का अंतिम संस्कार बहुत ही सादर सम्मान के साथ करवाया। अब राजा भोज अपना राजपाट में खुशी खुशी संभाल लिए थे, असली रूप में आ गए थे। अब राजा भोज पहले की तरह अपनी प्रजा का ध्यान रखने लगे और राजा भोज की सारी प्रजाएं अपने राजा को असली रूप में पाकर फिर खुश हो गए। इस तरह से राजा भोज के जो जीवन में उथल पुथल आई और इसी तरह से उन्होंने 15वीं विद्या का ज्ञाता बने। जो राजा भोज आज भी महान थे, पहले भी महान है, आज भी महान है। उनका सादर दिल से सम्मान सभी लोग करते हैं और करते रहेंगे। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताएं। फिर मिलते हैं ऐसी ही और ज्ञानवर्धक कहानी के साथ। तब तक आप अपने परिवार के साथ खुश रहिए, खुशियाँ मनाइए, एंजॉय करें।